वेलकम टू मैथस्तान स्टूडेंट्स। मैथस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। कल की क्लास में हमने जो है बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस किए थे। तो आज भी हम जो है उसी के क्वेश्चंस को फॉरवर्ड लेके चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है बेटा। कोहन एंड बॉयर आर नोन फॉर विच ऑफ द डिस्कवरीज। कोहन एंड बॉयर जो है, ये दो साइंटिस्ट जो हैं, इनको किस डिस्कवरी के लिए जो है वो जाना चाहता है, ठीक है। तो क्या वो जो है बेटा, क्या वो एंटीबायोटिक्स हैं, क्या वो रिकॉम्बिनेंट है, और क्या वो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन है, या वो प्लाज्मिड है, क्या है बेटा। तो बेटा इन दोनों को जो है ना बेटा, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अगर आपको पता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरडीएनए भी कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में हम आरडीएनए भी कहते हैं। और ये जो आरडीएनए है, ये कैसे बनता है बेटा? तो हमने कहा था ना, वो जो होस्ट का डीएनए होता है, जिसमें हमने इंसर्ट करवाना है, जिसमें चेंजेस लाने हैं, उसमें हम डालते हैं जो डिजायर्ड कह लो, या और कह लो फॉरेन डीएनए, ठीक है। डिजायर्ड या फॉरेन डीएनए जो होता है, उसको जब हम डाल देते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है, उससे रिकॉम्बिनेंट या आरडीएनए कहा जाता है, ठीक है। और जो ये इन दोनों ने जो डिस्कवरी की थी इसकी बेटा, वो की थी 1973 में, ठीक है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल जो था, हम कह सकते हैं एक तरह का डीएनए मॉलिक्यूल, वो इन्होंने दिया था। एंड इसने बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत ही मतलब कि चेंजेस लेके आए, डेवास्टेटिंग, और बहुत यूजफुल रहा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू ट्रांसफॉर्म अ सेल विद एन एलियन पीस ऑफ डीएनए ओनली, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। अगर आप कहते किसी सेल को एलियन पीस, मतलब वही फॉरेन, एलियंस क्या होते हैं? हमारे फॉरेनर्स, जो हमारी बॉडी का या हमारे यहाँ का हिस्सा नहीं है, जो लैंड का। तो हमारे लिए एलियन पार्टिकल डीएनए का क्या होगा? जो फॉरेन होगा, ठीक है ना। जो हमारी बॉडी का अपना हिस्सा नहीं है, बाहर से आ रहा है। तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है? वो एलियन पीस होस्ट जीनोम का पार्ट बन जाए, या वो होस्ट जीनोम का पार्ट ना बने बट रेप्लिकेट करता रहे। थर्ड, द क्लोनिंग ऑफ जीन्स वोंट गेट अफेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर नहीं है वहां, रेप्लिकेशन का पॉइंट, फिर भी जो जीन्स की क्लोनिंग में कोई असर ना आए। या फिर बेटा, या फिर इसमें क्या है बेटा, कि आइडेंटिकल, बहुत सारे आइडेंटिकल कॉपीज जो होती हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए की, वो बन सकती हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटीग्रेशन इनटू द होस्ट जीनोम। तो बेटा अगर हम टर्न वाइज टर्न चलें, फोर्थ स्टेप से चलें अगर हम, तो सबसे पहले कि कहते हैं कि एलियन पीस ऑफ डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन पाए जो सेम सेम तरह की होती हैं, चाहे उसकी किसी भी होस्ट जीनोम में, चाहे कहते हैं उसकी होस्ट जीनोम में हमने उसको इंट्रोड्यूस क्यों ना करवा दिया हो, फिर भी उसके आइडेंटिकल कॉपीज बनती जाएंगी, बहुत सारी। तो बेटा क्लोनिंग करने के लिए तो उसको या तो होस्ट जीनोम में डालना पड़ेगा, है ना, या फिर बेटा उसको वेक्टर का पार्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो जिसमें तो उसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। तो इसकी कैसे मल्टीपल बनती जाएंगी? तो ये तो गलत है कि बिना किसी फैक्ट के, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें क्लोनिंग ऑफ द जीन्स, अगर ओराइसाइट ही नहीं है बेटा, तो कॉपी कैसे होगा? ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन साइट तो इंपॉर्टेंट है, जहां से इनिशिएशन होती है, जहां से रेप्लिकेशन होनी है। तो ये तो बड़ा एक, यही तो एक मेन स्टेप, ये वन ऑफ द कंडीशन है ये ओराइसाइट का होना। तो ये भी गलत है कि अगर ओराइसाइट नहीं है तो क्लोनिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है कि इट डज नॉट बिकम, क्यों? जब हम उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो इतना होस्ट का हिस्सा है, और ये इतना जो न्यू वाला आया उसका हिस्सा, तो बेटा जब हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, तो ये होस्ट का हिस्सा क्यों ना बने, ठीक है। तो डीएनए जो है अपने आप रेप्लिकेट ही नहीं कर सकता जब तक वो सीक्वेंस जो है उसको, जब तक उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ना हो। और एलियन फ्रेगमेंट्स को जब हमने बेटा, एलियन फ्रेगमेंट्स में तो वो होता ही नहीं है जब तक हम उसको हाउस होस्ट में इंट्रोड्यूस ना करें। होस्ट में अपना ओराई साइट होगा जिसकी हेल्प से वो भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है ना। तो नहीं तो वो लॉस हो जाएंगे। तो ये कैसे है कि वो डज नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ होस्ट जीनोम, बट कि वो उसका होस्ट जीनोम का पार्ट नहीं बनता, पर रेप्लिकेट करता रहता, कैसे? उसमें अपना तो ओराई साइट होता ही नहीं है। ये भी गलत है। तो कहते हैं ये जो है बेटा, वो पार्ट बन जाता है
होस्ट जीनोम का। ये जो फॉरेन डीएनए हम पीस डाल रहे हैं वो पार्ट बन जाता है किसका, होस्ट डीएनए का। तो ये होस्ट डीएनए के साथ साथ ये भी रेप्लिकेट होगा। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक है बेटा। उसके बाद अब आता है बेटा, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो आपने ये टिश्यू कल्चर वगैरह में, माइक्रो प्रोपगेशन वगैरह में ये टर्म सुनी होगी कि हर सेल में, एवरी सेल हैज द कैपेसिटी कि वो एक कंप्लीट, जो एक होल या फिर कंप्लीट होल या कंप्लीट प्लांट या प्लांटलेट, प्लांट या प्लांटलेट बना ले, ये उसमें कैपेसिटी होती है ये, कि वो पूरा एक कंप्लीट प्लांट या प्लांटलेट बना ले। तो इस कैपेसिटी को, कि एक होल प्लांट जनरेट हो पाए किसी एक सेल से, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। एक सिंगल प्लांट सेल की एबिलिटी होना कि वो डिवाइड करके होल प्लांट बना ले, एक होल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते हैं हम टोटीपोटेंसी। उसके बाद आता है द सोर्स ऑफ टैक पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज इन। तो ये तो हमें पता है बेटा कि हम जो है टैक पॉलीमरेज को ही क्यों करते हैं पीसीआर में, बिकॉज हाई टेम्परेचर कंडीशन होती है, ये तो हमने कल बहुत बार डिस्कस किया। क्योंकि हाई टेम्परेचर, ठीक है, होता कंडीशंस, और हाई टेम्परेचर पे नॉर्मल तो डिजेनरेट कर जाएगा, ये नहीं करता। ये बैक्टीरियम है, ओके, लेकिन कौन सा हाई टेम्परेचर वाला, मतलब थर्मो लविंग, थर्मोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, तो हाई टेम्परेचर में जो पसंद करता है उसको, हाई टेम्परेचर को जो सर्वाइव कर पाए उसमें, तो टैक पॉलीमरेज इज ए थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। उसके बाद अब आता है बेटा द प्रोडक्ट विच हैज टू बी subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product called downstream process. It includes, अब देखिए बेटा, हमने आरडीएनए में अपनी मर्जी का डिजायरेबल ट्रेट करके आरडीएनए बनाया, आरडीएनए की फिर मल्टीपल कॉपीज की पीसीआर में, उसके बाद हमने अब डिजायर्ड प्रोडक्ट उसमें से लेना है। तो जब हम कहते हैं जो प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाता है पहले, कब, हैज टू बी सब्जेक्टेड, उसको फाइनली मार्केट में एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह लॉन्च करने से पहले वो डिफरेंट सब्जेक्ट सीरीज ऑफ प्रोसेसेस के अंडर जाता है, फाइनल है ना, फिनिशिंग देने के लिए। तो बेटा उस, कहते कि उस जो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस से पहले, उसको कहा जाता है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो उसमें क्या क्या आता है बेटा, उन्होंने बोला है कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या उसमें सेपरेशन, क्या उसमें सेपरेशन होती है, प्यूरिफिकेशन होती है, क्वालिटी कंट्रोल, या बोथ वन एंड टू। तो बेटा सेपरेशन भी होती है। सेपरेशन ये है ना कि अब हमने उस बायोमास बायोकल्चर जो हमने लगाया था, जो कल्चर मीडिया था बेटा, उसमें से अब डिजायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट करना है। सेपरेट करना है तो सेपरेशन तो होती है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन है कि अगर कोई कंटेमिनेंट्स रह गए हैं बेटा, अगर कोई कंटेमिनेंट्स, है ना, कोई कंटेमिनेंट्स रह गए हैं, सॉरी, मतलब कोई अगर इम्प्योरिटी बीच में रह गई है, कंटेमिनेंट्स, तो उसको फिर बाद में देखना, प्यूरिफाई करना, तो बोथ वन एंड टू, ऑप्शन फिर कौन सी होगी सही आंसर, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर, ठीक है। फोर की सेपरेशन करना पहले डिजायर्ड प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद उसको, क्वालिटी कंट्रोल भी होता है लेकिन मेनली इसमें जो जा रहा है वो है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। उसके बाद है व्हाट इज ट्रू अबाउट डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। अब देखिए बेटा, टैग पॉलीमरेज जो है ना वो भी डीएनए पॉलीमरेज की ही टाइप है, लेकिन वो स्पेशल टाइप है जो पीसीआर में यूज किया जाता है, वो है टैग पॉलीमरेज, ठीक है। तो जो कहते हैं पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं टैग पॉलीमरेज की। इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। तो उसके बारे में नीचे लिखी में से कौन सी चीज सत्य है, ट्रू है। तो बेटा यहाँ तो वो वायरस से लिया जाता है, नहीं वो तो बैक्टीरिया से लिया जाता है, ये तो गलत है। क्या वो स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, हाँ, हाई टेम्परेचर पे यस, तभी तो उसे लिया जाता है, क्योंकि पहले डीनेचरिंग के टाइम पे उसका टेम्परेचर जो है वो अराउंड 92, 94, 95, 6 तक ना हाई टेम्परेचर। फिर एनलिंग के टाइम पे थोड़ा 50 to 65 हो जाता है इसके बीच में, और फिर 72 डिग्री सेल्सियस रहता है जो एक्सटेंशन होता है सिंथेसिस। ये हाई टेम्परेचर पहला स्टेप, तो हाई टेम्परेचर स्टेबल, यही ट्रू है। सिलेक्टर मार्कर है नो, मिथाइलेटेड बेसिस होते हैं नो, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ठीक है। उसके बाद आता है बेटा, which of the following equipments is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzymes? जब बेटा लार्ज रेट पे प्रोडक्शन करनी हो ना, बड़ी हाई रेट पे, लार्ज प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे, ठीक है, जो बहुत बड़े लेवल पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है बेटा, माइक्रोब्स को ग्रो करवाना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, ऑब्वियसली एंजाइम्स की, तो क्या यूज होते हैं? इंडस्ट्रियल ओवंस, स्लज डाइजेस्टर, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर, या बायोरिएक्टर्स। तो बेटा ये बायोरिएक्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्केल पे एंजाइम्स की प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करनी है बहुत बड़े पे, तो ए ऑप्शन बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीओडी इंक्यूबेटर की, ठीक है, इसकी, तो ये जो इंक्यूबेटर्स हैं बेटा, इनको जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है या अ, ये स्मॉल स्केल के इंक्यूबेशन के लिए, स्मॉल स्केल की इंक्यूबेशन करनी है अगर, लार्ज स्केल के लिए नहीं यूज होता। और दूसरा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड चेक करने के लिए, दूसरा है स्लज डाइजेस्टर। तो ये जो स्लज डाइजेस्टर है बेटा, इसको हम स्लज जैसे सीवेज वगैरह में आ जाता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है स्लज डाइजेस्टर का, ताकि उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है ना बेटा, उसको ब्रेक डाउन कर सके, ब्रेक कर सके, ठीक है। इसलिए ये एंजाइम प्रोडक्शन के लिए तो नहीं होती। उसके बाद इंडस्ट्रियल ओवन आ गया। ये तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता होगा, और ओवंस वगैरह का यूजुअली बेटा स्टरलाइजेशन के लिए सब, है ना, कि जर्म फ्री कंडीशंस जो हैं, एक तरह का स्टरलाइजेशन के लिए, ना कि कल्टीवेशन के लिए। ये एंजाइम्स वगैरह बनाना, प्रोडक्शन करवाना, ये तो एक तरह का कल्टीवेशन का प्रोसेस है, इसके लिए नहीं, तो बायोरिएक्टर इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है टैक पॉलीमरेज इज यूज्ड इन चेन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बिकॉज वाई। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या ये बाकी एंजाइम्स से ज्यादा फास्ट काम करता है? नो, मेन इसका हाई टेम्परेचर थर्मोस्टेबल, क्योंकि हीट पे था, मतलब हीट पे भी, टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रहता है, हाई टेम्परेचर पे भी, इसीलिए बेटा, क्योंकि जो पीसीआर का पहला स्टेप है वो 96 डिग्री सेल्सियस तक के करीब होता है। इन ऑर्डर टू मेक होस्ट सेल कंपोनेंट, अब कहते होस्ट सेल कंपोनेंट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए जो डाइवेलेंट कंटाइंस, होस्ट सेल मतलब जिसमें इंट्रोडक्शन करवानी है फॉरेन डीएनए की, वो होता है, तो उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, मतलब इस काबिल बनाने के लिए कि वो भी जो है स्ट्रॉन्ग बन सके, यूज हो सके उसका, ठीक है, तो डाइवेलेंट कैलाइंस कैटाइंस को डाला जाता है, सच एज कैल्शियम, ये यूज की जाते हैं। तो क्यों, क्या करते हैं ये डाइवेलेंट कैटाइंस, डाइवेलेंट क्यों हो गया, कैसे, ये दो है ना उसके ऊपर, ये डाइवेलेंट आयंस कैटाइंस का, जैसे कि कैल्शियम, जैसे क्यों, क्योंकि डाइवेलेंट आयंस जो हैं वो स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन में होने चाहिए। डाइवेलेंट, अगर इसको होस्ट को सेल को कंपिटेंट बनाना, तो डाइवेलेंट आयंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो वो स्पेसिफिक के कंसेंट्रेशन में होने चाहिए। डीएनए, सेल के द्वारा डीएनए अपटेक करते हैं, मतलब कि वो डीएनए को लें, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन द सेल वॉल। ये जब ये प्रेजेंट होंगे ना डाइवेलेंट के टाइम्स, तो ज्यादा से ज्यादा होस्ट सेल की क्या बन जाती है बेटा, पावर स्ट्रेंथ बन जाती है, कि वो इजिली जो फॉरेन डीएनए है उसको टेकअप कर ले। तो उसी तरह उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, कि डीएनए एंटर कर पाए जल्दी से बैक्टीरियम में, उसकी सेल वॉल में जो पोर्स है उसके दौरान। तो ये ऑल ऑफ अबव है, सारी ही जो टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पे वो सारी ही राइट है। उसके बाद आता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज लास्ट फॉर आइसोलेटिंग द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब हमें जो बेटा डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए उसको हमने अलग करना है, आइसोलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लास्ट स्टेप है? क्या वो रनिंग ऑफ जेल, एल्यूशन, स्टेनिंग, या विजुअलाइजेशन, क्या है? देखो बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहीं ना, तो सबसे पहले आता है कि हमने जेल को, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जिनको हमने सेपरेट करना है, उसको किसके बेस पे करना है? साइज के बेस पे।
साइज पे बेस पे अगर हमने करना है तो हम एग्रोस जेल का, एग्रोस जेल में डाल के उनकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी है, तभी तो शेप और साइज के बेस पे होते हैं वो। लेकिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो करवानी है बेटा, लेकिन एग्रोस जेल डाल के और साइज के बेस पे। तो पहला स्टेप है ये। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है जब हमने उसमें डाला किया सेपरेट, तो फिर स्टेनिंग करनी है उनकी। स्टेनिंग में क्या होगा, जब जेल को हम ट्रीट करेंगे किसी डाई के साथ, जेल वालों को, जैसे कि इथीडियम ब्रोमाइड हो गया। क्या होता है, जैसे कि इथीडियम ब्रोमाइड, ये डाई को जब हमने उन जेल वालों के साथ जब डाला, ठीक है, इथाइडियम ब्रोमाइड को, तो बेटा क्या हुआ, फिर क्या होगा कि डीएनए, जो डीएनए सेल्स हैं, डीएनए विजिबल हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, डीएनए विजिबल हो जाएगा। ठीक है, डीएनए विजिबल हो गया। उसके बाद आता है बेटा विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन में क्या आएगा कि जो डीएनए के जो बैंड्स हैं, डीएनए के जो बेटा बैंड्स हैं, उनको यूवी लाइट के अंदर देखा जाएगा। उसके बाद जो डीएनए के बैंड्स बनेंगे उनको यूवी लाइट के अंदर देखना है। तो लास्ट स्टेप फिर आता है एल्यूशन, फोर्थ स्टेप। एल्यूशन इज द राइट आंसर। कि डी अपने मनपसंद का डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको हमने सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, उसमें लास्ट स्टेप होगा एल्यूशन। और एल्यूशन में क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक जो डीएनए है बैंड को कट किया जाता है। जो डीएनए बैंड है स्पेसिफिक, उसको कट करना है एग्रोस जेल में से। एग्रोस जेल में से उसको कट करके उसमें से, उस पीस में से, जेल पीस में से डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो लास्ट आता है यही बेटा, निकाल लेना। ठीक है, तो लास्ट जो अगर हमने कहना वो है एल्यूशन, ऑप्शन टू। ठीक है, ऑप्शन टू। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखा जाए, व्हाट डज क्लोनिंग मीन। बहुत सिंपल सा, ये तो किसको नहीं पता होगा। क्लोनिंग, क्लोन्स बन जाते हैं जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, आइडेंटिकल कॉपीज या ऐसा कुछ। तो क्लोनिंग का मतलब है बेटा, ऑप्शन ए है, ability or to multiply the desired gene in the host, ability to multiply desired vector in the host, ability to multiply the antibiotic resistant gene, no, ability to multiply। बेटा एबिलिटी तो ये अपनी सेल की होती है ना, एबिलिटी कि वो अपने जीन्स को उसी तरह, डिजायर्ड जीन्स को होस्ट में जो है वो मल्टीप्लाई कर पाए, क्लोनिंग करके सेम तरीका एडेप्ट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए और जीन्स बना पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि जीन क्लोनिंग अगर आ गया, जीन क्लोनिंग तो होती है, हमने कभी सुना और आई साई की क्लोनिंग, नहीं ना, या वेक्टर की क्लोनिंग। उसके बाद आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें ना वो आते हैं ना कि न्यू जीन को कैसे ट्रांसफर करना है। तो एक तो हम पढ़ते थे कि उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके आते हैं, बैलिस्टिक गन वाला हो गया, या फिर हमने जो है लिविंग मटेरियल के थ्रू अगर करना है तो एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस हो गया, जैसे जो टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करके, लिपोसोम्स का। तो हम अलग अलग तरह से अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं बेटा वो ट्रू हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले बेटा, बायोलिस्टिक गन या फिर जीन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये तो है, बायोलिस्टिक गन का इस्तेमाल हम दोनों ही एनिमल्स प्लांट्स में भी, ये मतलब होता है गन होती है जैसे, तो गन से हम शूट करेंगे, मतलब है ना, उस डिजायर्ड जीन्स में, जीन्स को गन की पैलेट पे लगा के रखेंगे, जब उसको हम ऐसे शूट करेंगे तो ट्रिगर दबा के, तो वो उसको हमने किस पे थ्रो करवाना है, किस पे फायर करनी है हमने उनको पैलेट्स को, जो डिजायरेबल जीन है उनको होस्ट सेल के ऊपर, ताकि वो उसमें अंदर जाके एंटर कर पाए। तो बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स में होता है ये। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है वो इन्फेक्ट नहीं करता मोनो नेचुरली। ये एक क्या है ना, सोइल बैक्टीरिया है, सोइल में रहने वाला। तो ये बहुत सारे डाइकोट्स को नेचुरली अफेक्ट कर देता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट उनमें क्या करता है ये, क्राउन, उनमें ये करता है क्राउन गाल डिजीज। ठीक है, क्राउन गाल डिजीज, जो जनरली मोनोस्पोर्ट्स में इनफेक्ट वो नहीं करता। तो ये भी जो ऑप्शन है सही है। तो पहली दो तो दोनों सही है। लास्ट आ गया, लिपोसोम्स का इस्तेमाल किया जाता है जीन थेरेपी में सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। तो बेटा ये लिपोसोम्स अपने आप में नॉन वायरल
वेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन, बिना वायरस वाले नॉन वायरल वेक्टर्स हैं बेटा, जिनको इस्तेमाल किया जाता है कि वो फंक्शनल CFTR जीन, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अगेंस्ट वो CFTR जीन, इससे ताकि वो लंग्स तक पहुंचा पाए। ठीक है, फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में जिनसे एक तरह की उनको थेरेपी मिल पाए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो ठीक हो जाए या उसका ट्रीटमेंट हो। ठीक है, तो ये इसलिए चारों ही तीनों ही सही है, तो आंसर 4 इज द राइट आंसर की 1 2 3 तीनों ही जो है बेटा वो सही है। उसके बाद आता है एक होस्ट सेल है, वो नॉर्मली जो है बेटा फॉरेन DNA जो है नहीं लेता अंटिल इट हैज बीन मेड कम्पिटेंट। हाँ, तो बेटा ये बात तो है, बहुत लोगों ने ऐसे की है कि जो हमारा होस्ट सेल है ना बेटा, होस्ट सेल, तो होस्ट सेल क्या करता है, वो तब तक जो है DNA, जो फॉरेन DNA को नहीं ले पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जब तक वो कम्पिटेंट ना बन जाए। तो इसमें जो है कम्पिटेंट का ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या DNA हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, क्या DNA जो है वो वेरी लार्ज मॉलिक्यूल है, क्या जो है देयर आर नो रिसेप्टर्स, क्या DNA में कोई रिसेप्टर्स होते ही नहीं है सेल मेम्ब्रेन पे, DNA के लिए कोई रिसेप्टर्स नहीं है सेल मेम्ब्रेन पे, यहाँ DNA एक इनर्ट मॉलिक्यूल है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इन दोनों में से DNA इज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। बेटा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि DNA एक हाइड्रोफिलिक, ठीक है, मॉलिक्यूल है। तो सेल्स को कंपीटेंट बनाया जाता है क्योंकि वो तो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब कि वाटर लविंग एक तरह का, मतलब पोलर लविंग है ना, वाटर लविंग मॉलिक्यूल है DNA अपने आप में, और वो तब तक नहीं बन पाता जब तक वो कंपीटेंट ना हो। तो इसके लिए क्या होता है ना बेटा, इनको कैल्शियम क्लोराइड वगैरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है सेल्स को, ताकि वो कंपीटेंट बन पाए, या फिर हीट शॉक दिया जाता है, जिसके कारण वो क्या हो पाता है, एक छोटा सा होल हो जाता है उनकी पोर, या होल हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो DNA को अलो करता है कि वो एंटर कर जाए, क्योंकि ऐसे तो वो चार्ज वाला है, तो वो अच्छे से एंटर ही नहीं कर पाएगा, है ना। उसके बाद आता है बेटा द प्रोसेस ऑफ कंपीटेंट सेल फॉर्मेशन इंक्लूड। अब बेटा जब हमने सेल को कंपीटेंट बनाना, तो उसमें क्या प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है, क्या सबसे पहले, देखो जो होता है ना, मैं आपको वो बताती हूँ बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ना, सबसे पहले होता है कैल्शियम ट्रीटमेंट, जो इन दोनों में है। सबसे पहले जब सेल को कंप्लीटेंट बनाना, तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं उसका। जब सेल्स को इनके साथ डाइवेलेंट के टाइम्स के साथ कैल्शियम क्लोराइड में भी कैल्शियम टू पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक तरह के डाइवेलेंट के नाम, और क्लोरीन टू नेगेटिव वन है, तो इस ये जब आ जाएगी ना तो इससे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब इजी से चीज अंदर एंटर कर सकती है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इससे अगला स्टेप क्या होगा बेटा कि फिर इसके बाद हीट शॉक देना है, तो हीट शॉक आ गया, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड। उसके बाद जैसे हमने अचानक से गर्म कर दिया, तो हीट शॉक अराउंड 42 to 44 डिग्री सेल्सियस तक के अप्रोक्सीमेटली इसके बीच में देना होता है, ताकि एक इससे क्या हो जाए कि एक थर्मल ग्रेडियंट, क्योंकि हीट डिफरेंस आ गया जिसके कारण DNA जो वो इजिली, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड ने क्या किया बेटा, कैल्शियम क्लोराइड ने जो है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा दिया। अब जैसे हीट शॉक देंगे, तो उसके कारण जो है वो DNA इजिली एंटर कर सकता है मेम्ब्रेन में। उसके बाद हम आइस इंक्यूबेशन देंगे RDNA के साथ, आइस इंक्यूबेशन देंगे हम RDNA के साथ। ठीक है, तो सेल्स को जब उसके बाद ना चिल, बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है, इवन हीट शॉक देने से पहले भी और हीट शॉक देने के बाद भी ना, ताकि मेम्ब्रेन स्टेबल रहे, मेम्ब्रेन क्या रहे, स्टेबल रहे, और फाइनली जो है जो मॉलिक्यूल उसको चाहिए RDNA का, उसको वो क्या कर दे, अपटेक कर ले। ठीक है, RDNA के साथ इसीलिए, तो ये ऑप्शन इसमें फिर क्या आया, पहले कैल्शियम क्लोराइड, फिर हीट शॉक, फिर आइस के साथ इंक्यूबेशन देनी है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3, कैल्शियम हीट शॉक आइस इंक्यूबेशन विद RNA। उसके बाद अब आता है बेटा एल्यूशन का क्या मतलब है। एल्यूशन हमने लास्ट में क्या कहा था, जब जेल को जो है एग्रोस जेल
को चूज किया, फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई ताकि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के जो हैं वो सेपरेट हो जाए। तो अगर इसमें हम देखें तो पहला है सेपरेटिंग द रिस्ट्रिक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन एग्रोस जेल। फिर दूसरा इसका है बेटा स्टेनिंग द, हमने नहीं कहा था, हमने कहा था कि उसको जो अब डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसको सेपरेट करके कट करके अलग कर देना, आइसोलेट, कटिंग आउट ऑफ द, हाँ, सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम द कटिंग आउट ऑफ। अब वो जो एग्रोस जेल के जल में से हमें जो डीएनए का बैंड चाहिए उसको हमने क्या कर देना, कट करके बेटा क्या कर देना है, कट करके निकाल देना उसको हमने उस एग्रोस जेल में से। ठीक है बेटा। और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट, उसमें से जो जल उस एक्सट्रैक्ट कर लेना हमने जल पीस से। उसके बाद आता है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, कटिंग आउट ऑफ द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द जेल पीस। और उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग आर डीएनए बाय जॉइनिंग प्यूरिफाइड, नो, कट आउट करना, सेपरेट करके हमें जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने डाई किया, एग्रोस जेल लगाई, उसके बाद हमने उस जेल पीस में से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो राइट आंसर है। उसके बाद आता है व्हेन आइसोलेटिंग द प्योर डीएनए फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल, जब हम बैक्टीरियल सेल से प्योर डीएनए को सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो जो सेल है शुड नॉट बी ट्रीटेड विद, सेल को किसके साथ जो है हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए बेटा, तो सेल जो है उसको क्या लाइसोजाइम के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए, प्रोटीएसिस के साथ, राइबोन्यूक्लियसिस या डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस के साथ बेटा, क्योंकि अगर हमने डीएनए को ही निकालना है तो हम डिऑक्सीराइबोस नहीं डालेंगे, क्योंकि डीएनए मतलब डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आपको बाकी सारे कंपोनेंट्स जो प्रोटीन के बने हैं, हमारी जैसे जो लिपिड लेयर है जो प्रोटीन की बनी है, प्रोटीजेज ने तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेना है, जो सैंपल को डाइजेस्ट कर सके, लाइसोजाइम ने बैक्टीरियल वॉल जो है उसको ब्रेक डाउन कर देना है, सेल वॉल को, इसने जो है वो प्रोटीन को, इसने आरएनए को कर देना है, ठीक है, रिमूव। हमें यही तो चाहिए, इसको हमने नहीं डालना ताकि डीएनए इजिली बचा रहे और इसी को हम निकाल सके, है ना, एक्सट्रैक्ट कर सके। तो किससे नहीं ट्रीट करना, फोर्थ ऑप्शन डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियस से, ताकि डीएनए बचा रहे, डीएनए जो है वो खराब ना हो, ठीक है, डीएनए को कुछ ना हो, इसलिए हमने डिऑक्सीराइबोस को ट्रीट नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है method of gene transfer that involves the use of electrical impulses of high field strength to increase the permeability of membrane by creating transient pores in it is, बेटा इसका मतलब क्या है पहले ये हम समझते हैं। तो बेटा कहते हैं वो मेथड, जीन ट्रांसफर का वो तरीका जिसमें हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ हाई फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक शॉक ऐसा हम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, मतलब उसमें अंदर जाने का, है ना, उसमें आर पार होने का जो है स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाए, चांसेस बढ़ जाएं। कैसे, उसमें छोटे छोटे कुछ टाइम के लिए टेम्पररी पोर्स बन जाएं इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने से। तो इसमें माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन थोड़ी कोई लगा, इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोर बनाना, तो इलेक्ट्रोपोरेशन इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक करंट देने से, इलेक्ट्रिक फील्ड देने से उसमें टेम्पररी कुछ देर के लिए क्या बन जाता है, पोर्स बन जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिमूव करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, वैसे ही ये जो पोर्स बने थे उसकी मेम्ब्रेन में ये रीसील हो जाते हैं। ये मैंने कल भी आप किसी एक क्वेश्चन में करवाया था। तो इसको इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ऑल द फॉलोइंग, ऑल द फॉलोइंग आर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर्स एक्सेप्ट, तो निम्नलिखित में से कहते हैं सारे जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ही प्रोसीजर्स हैं, मतलब ऑब्वियसली जब जीन ट्रांसफर हो जाएगा, एक सेल में चला जाएगा तो वो बदल ही तो जाएगा वो सेल, क्योंकि उसमें एक नए तरह का जीन पड़ गया, एंटर हो गया, ठीक है बेटा। तो इनमें से माइक्रो इंजेक्शन भी ऑब्वियसली, बायोलिस्टिक गन वाला भी है या जीन ट्रांसफर का, और इलेक्ट्रोपोरेशन भी जीन ट्रांसफर, स्पूलिंग नहीं है जीन ट्रांसफर, तो आंसर है स्पूलिंग। क्यों बेटा, क्योंकि स्पूलिंग एक टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं आइसोलेट करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए, मतलब अलग से डीएनए को अलग करके फिर उसको लेना, कलेक्ट करना, ये उसके लिए है, ना कि ट्रांसफर करना। ये पहले जिसको ट्रांसफर करना उसको आइसोलेट करना और कलेक्ट करना, ये उसके लिए मेथड, ठीक है। उसके बाद है फॉलोइंग आर द वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर एक्सेप्ट वन,
निम्नलिखित में कहते हैं सारे जो हैं एक को छोड़ के बाकी सारे वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड्स हैं। बेटा देखो, एक मैंने आपको पहले मैं बताऊं, जीन ट्रांसफर ना दो तरह का है, एक वेक्टर वाला, एक वेक्टरलेस। वेक्टर मैंने आपको बताया ना, कोई व्हीकल, व्हीकल होगा एक एजेंट एक तरह का जिसके थ्रू जाना, सवारी को बिठा के जैसे ऑटो लेके जाता है तो उसको ही फॉरेन डीएनए को लेके जाएगा वेक्टर, जैसे कि प्लाज्मिड्स हो गए, बताया था ना मैंने, प्लाज्मिड वेक्टर हो गया जैसे, फिर कॉस्मिड हो गया, फास्मिड हो गया, ऐसे कुछ वेक्टरलेस जो एक तरह के नॉन लिविंग टाइप मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे बैलिस्टिक गन हो गई, इसमें कोई वेक्टर नहीं है, सीधा गन से शूट किया। तो माइक्रो इंजेक्शन इलेक्ट्रिक पोरेशन में भी कोई वेक्टर थोड़ी था, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड, बैलिस्टिक गन हो गई। लेकिन कोस्मिड जो है ये तो वेक्टर है, कोस्मिड के थ्रू जाना, कोस्मिड तो वेक्टर है। ठीक है, वेक्टरलेस होता है एक तरह का डायरेक्ट मेथड बिना किसी वेक्टर के, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड है लिविंग सब्सटेंसेस में से जिसमें से हम ये वेक्टर्स वगैरह लेते हैं। ठीक है। ठीक है। और कोस्मिड जो है, एक मिनट, ये भी एक तरह का प्लाज्मिड वेक्टर है जिसको लार्ज साइज, लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स को होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अब आता है टू ट्रांसफॉर्म अ बैक्टीरियल सेल वॉल विद आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। जब हमने कहते एक बैक्टीरियल सेल जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना है आरडीएनए के साथ, तो इनमें से क्या चीज चाहिए? 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डाइवेलेंट सेलेक्टेबल मार्कर्स, या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड डीएनए। तो बेटा जब उसमें आरडीएनए पड़ा है, पहले तो उसको हमने कंपीटेंट बनाना होता है ना। तो कंपीटेंट बनाने के लिए हम डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस का इस्तेमाल करते हैं, डाइवेलेंट आयंस वगैरह का। क्योंकि जो डीएनए होता है ना बेटा, वो होता है नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि देखो डीएनए होगा नेगेटिवली चार्ज, ये आयंस होंगे पॉजिटिवली चार्ज। तो इनसे ये डीएनए का जो नेगेटिव है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा नेगेटिव चार्ज को, जो डीएनए के, जो डीएनए में और बैक्टीरियल जो फॉस्फोलिपिड्स है उसमें प्रेजेंट होगा, जिससे डीएनए जो है वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्या कर पाएगा, पास कर पाएगा, उसमें ट्रांसफर कर पाएगा, मतलब पास हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है, देखो बेटा पहले हमने क्या हम कह रहे हैं, जब हमने बाहर से किसी डीएनए को या डीएनए को ऐसे ये सेल है, सेल की मेम्ब्रेन में एंटर करवाना है, तो सेल की मेम्ब्रेन जो होती है ना वो ऐसे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर से, ये तो हमें पता है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है। तो ये जो होता है ना ये, इसमें क्या होता है ना, मेम्ब्रेन पे चार्ज होते हैं, मेम्ब्रेन पे भी चार्ज होता है, हमने देखा होगा ना, जब हम पोटेशियम पंप्स वगैरह ऐसा कुछ करते हैं तो शायद बाहर पॉजिटिव होता है अंदर नेगेटिव होता है, ऐसे जहां तक मुझे याद है ऐसे होता है नॉर्मल कंडीशन पे। तो डीपोलराइजेशन फिर आगे होते हैं, ये जो भी होता है। ठीक है। तो बेटा यहाँ डीएनए आ रहा है, यहाँ बाहर नेगेटिव होगा, कुछ ऐसा कुछ तो था। अब डीएनए है बेटा, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो एक ना चार्ज बॉडी आपने, हाँ, दूसरा बात ये भी है बेटा, अगर आप चार्ज वगैरह भी रहने दो, ये जो फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल की ये बनी होती है ना, ये होता है हेड होता है फॉस्फेट का, फॉस्फेट का है ना। तो अगर हेड फॉस्फेट का है, और ये तो ये होता है हाइड्रोफिलिक, और ये जो है ना, ये हिस्सा होता है फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड टेल, फैटी एसिड चेन की टेल होती है, और ये हेड हिस्सा हाइड्रो, और ये जो होता है ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक, ये फोबिक आएगा, हाइड्रोफोबिक। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है, बाहर ऐसे लेयर में जब ये पहले इससे इससे एंट्री होगी, तो स्मॉल वाले इजिली पास कर जाते हैं, हाइड्रोफोबिक भी इजिली। यहाँ तो चलो बाहर तो चलो चार्ज चार्ज पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को कुछ नहीं इतना करेंगे, लेकिन जब अंदर वाले हाइड्रोफोबिक कोर से निकलना है, क्योंकि अंदर को होते हैं ना ये वाले हाइड्रोफोबिक वाले, इसके भी और इसके भी, तो अंदर जो कोर बन गए वो हाइड्रोफोबिक, वो पोलर वाले या चार्ज वालों के लिए पास करना इतना इजी नहीं होता, इतना इजी नहीं होता। ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होनी चार्ज की इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइज करना। तो क्या होगा, डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, और जो ये वाइवेलेंट कैटाइंस हैं ये CO2 पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज।
जब ये हो गया न्यूट्रलाइज तो अनचार्ज वाले नॉन पोलर तो इजीली जा सकते हैं। नॉन पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल्स इजीली पास कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो होस्ट की मेम्ब्रेन को पास कर देंगे इजीली, और एंटर कर जाएंगे, होस्ट के डीएनए में इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया ना अच्छा। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से जो है इनमें से इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर के मेथड नहीं है। जस्ट वेट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट इनडायरेक्ट मेथड। बेटा जो इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, तो इनडायरेक्ट हमें पता लग गया ना कौन से होते हैं। इनडायरेक्ट होते हैं जो मतलब डायरेक्टली ऐसे फेंकने पे नहीं जीन जा रहा। ठीक है, मतलब उनको वेक्टर चाहिए, वेक्टर वालों को इनडायरेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज ऑब्वियसली ये तो वेक्टर है। प्लाज्मिड भी वेक्टर है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स और ट्रांसपोसोम्स, तो नहीं ये भी है। जेनेटिक एलिमेंट्स है ना, ये भी है इनडायरेक्ट, मतलब क्योंकि वेक्टर है। केमिकल जीन ट्रांसफर, केमिकल मीडिएटेड में तो कोई वो नहीं आ रहा, वेक्टर नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं है इनडायरेक्ट। इलेक्ट्रोपोरेशन भी नहीं है, तो ऑप्शन डी और ई थर्ड वाले में है। ये जो है इनडायरेक्ट नहीं है, वेक्टर वाले नहीं है, ये क्या है डायरेक्ट है। ये हम कह सकते हैं वेक्टरलेस। ठीक है बेटा। उसके बाद आएगा बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है। जीन क्लोनिंग में, जीन को क्लोन करने में मतलब है ना डबलिंग है। लोमेजोम्स, मीजोजोम्स, प्लाज्मिड्स और न्यूक्लियोइड्स। तो जीन क्लोनिंग के लिए बेटा प्लाज्मिड्स को, क्योंकि अगर जीन की क्लोनिंग करनी है, उनको डबलिंग करनी है, तो हमें पहले किसी के थ्रू, वेक्टर के थ्रू। तो ये जो वेक्टर प्लाज्मिड्स जो है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्यों क्यों ये क्यों इसेंशियल है, क्योंकि इनमें एक प्रॉपर्टी है सेल्फ रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड्स जो है उनमें एक प्रॉपर्टी है सेल्फ रेप्लिकेशन। तो ये सर्कुलर से स्मॉल से ऐसे ऐसे बनाए होते हैं, तो ऐसे यहाँ से रख लो। स्मॉल सर्कुलर से जेनेटिक मटेरियल है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है बेटा, जिस जो रेप्लिकेट कर जाता है बिना, उसको नहीं चाहिए कोई बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उसके इंडिपेंडेंटली ये खुद अपने आप में रेप्लिकेट करने के इंडिपेंडेंट कैपेबल है। तो जिसके कारण क्या होगा, इसका यूज करके जब इसमें हमने कोई जीन क्लोनिंग करवानी है, तो जब ये कर रहा होगा इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम फॉरेन जीन को। जब ये रेप्लिकेट करेगा उसके साथ साथ वो भी हो जाएगा, वो इसलिए रेप्लिकेशन वो उसके लिए भी करवा देगा। उसके बाद आता है द वेक्टर यूज टू ट्रांसफर जीन टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट। अब बेटा टोबैको प्लांट में अगर हमने पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाना है, और अगर हमने उसमें जीन को ट्रांसफर करना है, तो कौन सा वेक्टर इस्तेमाल होता है। कौन सा वेक्टर इस्तेमाल, वेक्टर यूज्ड टू ट्रांसफर जीन टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट इज PBR 322, PUC 18, TI प्लाज्मिड या लैम्डा फेज। तो बेटा इसमें टोबैको TI, जब हमने टोबैको प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, तो उसमें जीन ट्रांसफर करने के लिए हम TI प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो हमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से मिलता है, जिसके हमने बहुत सारे कल क्वेश्चंस किए थे। अगर बाकी कहना हो ये PBR 322, तो ये क्लोनिंग वेक्टर है किसके लिए, इकोलाई के लिए। ये जो है क्लोनिंग वेक्टर है बेटा, ये बैक्टीरिया के लिए। यूजली थोड़ी याद रख लेना, 322 इकोलाई के लिए, एनिमल्स के लिए मतलब PU 18 बैक्टीरियल एनिमल केस के लिए। लैम्डा फास भी जो है वो भी प्लांट्स के लिए नहीं है, बैक्टीरिया के लिए है।
जो प्लांट से ही मिला और प्लांट के लिए हम यूज कर सकते हैं वो है टीआई प्लाज्मिड। नहीं है तो ये बैक्टीरिया से मिला हुआ प्लाज्मिड, लेकिन ये प्लांट्स के लिए यूज होता है टीआई प्लाज्मिड, बाकी वाले एनिमल के लिए यूज होते हैं। उसके बाद अब आता है बेटा आरडीएनए टेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में एल्यूशन क्या है। एल्यूशन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने कट आउट करना, ठीक है, कट आउट करना, जिसमें कट वाला वर्ड आ गया कि एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले मटेरियल से कट करना, रिमूव करना सेंट्रीफ्यूज ट्यूब से नहीं, सेपरेशन करना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से रिकॉम्बिनेंट नो, इंजर्शन ऑफ, इंजर्शन तो है नहीं, कट वाला है, सेपरेट करना, सेपरेटिंग बैंड ऑफ डीएनए को कट करना फ्रॉम द जेल से और फिर एक्सट्रैक्ट कर लेना जेल पीस से, ठीक है, पहले तोड़ के कटिंग करके फिर उसको बाहर निकाल लेना ऐसे। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। उसके बाद आता है बेटा अबव डायग्राम हमें दिखाया गया, ये किसका डायग्राम है बेटा, ये एक तरीका है इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही है डायग्राम। तो इसमें हमें इन द above diagram showing a typical agro gel या एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें लेन वन है, उसमें हमें अनडाइजेस्टेड अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ हुआ फ्रेगमेंट दिखा है। लेन फोर में जाते जाते देखो साइज जो है वो छोटा 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 अलग अलग सेगमेंट्स बन गए। तो वो हमें लार्जेस्ट डीएनए पार्टिकल वाई की तरफ बता रहा है। तो हम वाई को अगर देखें, एक मिनट अगर हम जज करें, एक मिनट बेटा, तो लेन वन जो है अनडाइजेस्टेड, हाँ यहाँ तो अभी टूटा ही नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड ही है, ये ठीक है। लेन टू पे जाए अगर हम, लेन टू पे तो थोड़ा थोड़ा डाइजेशन होनी शुरू हो गई, थ्री में भी चलो। अब लेन फोर की बात कर रहे हैं यहाँ, तो क्या ये एक्स है ये वाई है, वाई की तरफ सबसे लार्जेस्ट है या इधर है, ये गलत है, वाई की तरफ सबसे लार्जेस्ट है ही नहीं। उसके बाद बेटा प्रोसीजर में देखें, हेल्प्स टू फॉर्म द क्लोन्स, क्या ये हमें क्लोन्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमने सेपरेट आउट करने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस, कोई लार्ज कोई स्मॉल, उसके बेसिस पे सेपरेट आउट करने के लिए किया जाता है, ना कि क्लोन्स बनाने के लिए, ये तो गलत है। उसके बाद आता है बेटा द प्रोसीजर टेक्स प्लेस एज ए डीएनए फ्रेगमेंट्स आर डबल स्ट्रैंडेड। तो इसको कहना हो तो ठीक ही है कि ये इसलिए होता है प्रोसीजर ये किया जाता है क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड के होते हैं। क्योंकि अगर हम अलग अलग ना इलेक्ट्रोफोरेसिस या अलग अलग मेथड्स होते हैं, कोई सिंगल स्ट्रैंड के लिए कोई डबल स्टैंडर्ड, और ये जो एग्रोस जेल है ना वैसे इसको नॉर्मली जो है ये डीएनए के लिए बनी है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को ही, डबल स्टैंडर्ड वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स को ही सेपरेट करने के लिए बनी है। तो इस टर्म में तो ये ठीक है, तो इसमें से फिर ऑप्शन जो अगर हम कहें, ठीक है बेटा, तो इसका एग्रोस जेल का एक टेक्निक है जिसको डीएनए फ्रेगमेंट्स उसके साइज के बेस पे किया जाता है। तो अगर कहना हो तो पहले वाला ठीक है और फोर्थ वाला ठीक है, टू और थ्री जो है वो गलत है, ठीक है। उसके बाद अब आता है बेटा डीएनए फ्रेगमेंट्स का वो सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो इनमें से जो निम्नलिखित स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, वन टू थ्री, बैंड थ्री कंटेन्स मोर पॉजिटिवली डीएनए मॉलिक्यूल्स दैन बैंड वन, बैंड थ्री, बैंड थ्री इंडिकेट्स मोर चार्ज डेंसिटी देन बैंड वन एंड टू, पॉजिटिव चार्ज या मोर चार्ज डेंसिटी। बैंड वन हैज लोंगर डीएनए फ्रेगमेंट देन बैंड टू एंड थ्री, इसके कंपेरेटिवली इसका लोंगर है, लंबा ज्यादा। ऑल बैंड्स हैव इक्वल लेंथ एंड चार्जेस बट डिफरेंट बेस कंपोजिशन। तो बेटा यहाँ ना साइज और डिस्टेंस का, यूजुअली साइज और डिस्टेंस का रिलेशन की बात की है, ठीक है। तो इसमें ना जो जेल जो है ना वो जेल इसमें जो जेल जाती है ना वो एक्ट करती है एज ए सीव, ठीक है बेटा। तो जो स्मॉलर वाले होते हैं ना बेटा, जो कह सकते हैं कि स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे, वो पोर्स के इजिली और पोर्स को पास कर जाएंगे, फार्दर फार्दर जो है वो चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है, दूर तक चले जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फार्दर कहाँ तक का, जो स्मॉलर वाले हैं टुवर्ड्स द फार्दर, लेकिन कहाँ, टुवर्ड्स पॉजिटिव, दूर तक कहते हैं मोर ट्रैवल करके इजिली, मोर इजिली जो है और ट्रैवल करते हैं दूर तक, कहाँ तक, ज्यादा दूर तक पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ जो स्मॉलर है। इट मीन्स जो पॉजिटिव से दूर है
उसकी तरफ ज्यादा नहीं गए बल्कि अभी डिस्टेंस पे ही है, वो कौन होंगे? लार्जर में। यही कहने का मतलब है कि शॉर्टर वाले इजिली क्रॉस करके और पॉजिटिव की तरफ दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, वही था। तो जो उससे ज्यादा दूर है अभी उसकी तरफ नहीं है पॉजिटिव, तो क्योंकि ये इट मीन्स ये फिर स्मॉलर इतने नहीं हुए, ये लार्जर है, तो इट मीन्स बैंड वन ही लार्जर है, लॉन्गर है। ठीक है, लार्जर वाले जो है फ्रेगमेंट्स वो स्लोली मूव करते हैं, स्लोली मूव करते हैं, और वो ज्यादातर क्लोज टू होते हैं नेगेटिव के। लार्जर वाले नेगेटिव के ज्यादा क्लोज होते हैं, तो वन वाला लार्जर ही हुआ फिर सबसे, क्योंकि वो नेगेटिव के सबसे पास है। उसके बाद अब आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव्स टुवर्ड्स ए of the electrophoric chamber as it has dash charge. ओके, अब एनोड और कैथोड है, कैथोड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे आएगा नेगेटिव। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स पे क्या होता है, एक नहीं नहीं एज इट हैज, तो ये एनोड पॉजिटिव है। डीएनए, सबसे पहले डीएनए पे हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। जब डीएनए नेगेटिव चार्ज वाला है बेटा तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ना। ठीक है, तो डीएनए हमें पता है नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और यहां देखा जाए तो एनोड है पॉजिटिव, तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो डीएनए अगर नेगेटिव है वो एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी तरफ मूव करेगा। ठीक है, यहाँ आएगा एनोड, नोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा। उसके बाद अब आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स आर जनरेटेड इन लेबोरेटरी by altering their genetic makeup. This is done by adding one or more genes to a plant's genome by, देखो बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें हमने यही तो बताया गया है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनको जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंजीनियर्ड प्लांट्स भी कहते हैं। तो उन्हें लैब में हम तैयार करते हैं कैसे, उनका जेनेटिक मेकअप को, मतलब जेनेटिक मेकअप मतलब उनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्मेशन है जो अल्टीमेटली उनकी बॉडी में खुद से बाय बर्थ है, उसको चेंज करके, उसमें इंजीनियरिंग करके, उसको अल्टर करके, उसमें यहाँ तो उसमें चेंजेस बदलाव करके उनके जीन में। तो ये कैसे किया जाता है, दो, एक या एक से ज्यादा जीन्स को प्लांट जीनोम में एंटर करके बाय, अब आता है बाय। तो बेटा तो इनमें कौन कौन से अब मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? भाई बायोलिस्टिक मेथड भी हमने सुना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से भी जो वेक्टर मेथड है, मीडिएटेड, ये तो हमने सुना है। डीएनए इंजेक्शन, हीट शॉक मेथड भी हमने सुना है, हाई टेम्परेचर करके, या इलेक्ट्रोपोरेशन भी, फ्यूजिंग लिपोसोम्स टू इंटैक्ट प्लांट सेल्स, और बैसिलस बीटी, बैसिलस thuringiensis से मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा ये जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज इसको, ठीक है, बैसिलस thuringiensis को गलत किया जाता है क्योंकि इसको इंजेक्ट करने के लिए, फॉर इंजेक्ट, फॉर इंजेक्शन ऑफ द, मतलब कि या इंजर्शन कह लो, डीएनए की हमने करनी है ना, मोर प्लांट्स को हमने ऐड करना है, तो एडिशन के लिए तो ये मेथड नहीं है, बल्कि हम बीटी जीन्स लेते हैं, उल्टा, उल्टा हम सोर्स ऑफ जीन्स कहना हो, सोर्स ऑफ जीन्स अगर कहना है तो एज ए सोर्स कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें से बीटी जीन्स का इस्तेमाल करते हैं, बीटी कॉटन बनाते हैं, बीटी ब्रिंजल बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्रायोटॉक्सिन टाइप जीन होता है। ठीक है, जो कि क्या कर देगा, उसको इंसेक्ट रेजिस्टेंस वगैरह बना देगा, तो इंसेक्ट उसको फिर अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बाकी तो है। ठीक है, उसके बाद अब है द बिलो फिगर shows the three steps ABC of polymerase। तो पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनालिंग, और थर्ड सिंथेसिस या एक्सटेंशन। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन करिए विद व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। ओके जी, सबसे पहला जो है डीएस है, डबल स्टैंडर्ड और अलग अलग हो गया, तो ये डीनेचुरेशन ही हुई। ठीक है, अगले में डीनेचुरेशन के बाद एनी, एक मिनट,
इससे ये क्या हो रहा है? वो कह रहा है बी वाला अच्छा जो है, ये बेटा ये ए बी सी अगर हमने करना हो, ये ए है, ये बी और सी है। अब हम देखते हैं उसने क्या बोला। उसने बोला बी जो है, ये ये डीनेचुरेशन है टेम्परेचर अबाउट 60, तो डीनेचुरेशन नहीं, डीनेचुरेशन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 98 डिग्री सेल्सियस, इसको कह रहा है। अ, तो ये तो है नहीं डीनेचुरेशन, क्योंकि इसमें उन्होंने ये भी अटैच करवा दिया। ठीक है, तो ये तो एनिलिंग है, क्योंकि एनिली यूजली 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है बेटा, ये भी गलत है। और दूसरा यहाँ प्राइमर्स लग गए हैं, तो ये डीनेचुरेशन नहीं है बेटा, ये है एनिलिंग हो रही है यहाँ पे। अकेला जब तक दूर किया होता फिर ठीक था, वो भी नहीं किया हुआ। इतने इतने रीजन को इन्होंने एम्पलीफाई करना है। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन नहीं की दोनों की, और 98 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो ये तो है ही नहीं। दूसरा ए डीनेचुरेशन है टेम्परेचर। अब डीनेचुरेशन क्या 60 डिग्री पे होती है? ये भी गलत है। डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस तक या 96 तक होती है, इतना ही है। इससे कम या बड़ा होगा तो वो गलत होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद आता है बेटा ऑप्शन 3, एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ सी वाली। वो ए वाली को ना, इधर को इस ऑप्शन को कह रहे थे वो डीनेचुरेशन, पहले तो 60 पे नहीं होती। ठीक है, ए तो है, ये डीनेचुरेशन ही थी कि ये वाली है कि यहाँ से ये दो बने। अब बी से अब कह रहे हो कि ये बन रहा है, तो ये कोई वो थोड़ी है डीनेचुरेशन। ठीक है, अब ए तो है लेकिन 60 पे थोड़ी होती है, तो यहाँ गलती थी। सी वाला अब ये कह रहा है सी में क्या हो रही है, एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल पॉलीमरेज, तो ये तो एक्सटेंशन ही हो रही है, इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो ये ठीक है। और फोर्थ आ रहा है हीट स्टेबल पॉलीमरेज में ही होगी ताकि डीएनए चेंज वो कर पाए, इलोंगेट। दूसरा आ रहा है फोर्थ, ए जो है इसको एनिलिंग है, ये एनिलिंग नहीं है। एनिलिंग ये थी टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स के साथ, ना कि ए, बी था, तो ये तो नहीं है। तो सी, इसमें एक्सटेंशन ही हो रही है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीच में कई बार क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में टाइम लग जाता है, वो पहले मुझे ए बी सी दिख नहीं रहा था कि कहाँ है, फिर ध्यान से देखा तो पता चला। तो ऐसे ही आपको भी पेपर में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के समझ के अच्छे से फिर करना है। अगर ज्यादा किसी पे टाइम लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो कुछ टाइम लो, पढ़ो नहीं तो फिर लास्ट में कर लेना, आगे बढ़ जाओ पहले। ये ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना किसी क्वेश्चन पे। उसके बाद आता है विच वन इज कंसिडर्ड एज मोलिकुलर ग्लू इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो ये तो पता ही है हमें, डीएनए लाइगेज इसको मोलिकुलर ग्लू कहा जाता है, क्योंकि इनमें स्टिकी एंड्स भी होते हैं, और ये स्टिकी एंड्स को क्या करती है, सील करने में हेल्प करती है। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, फ्रेगमेंट्स जो हमने लिए होते हैं, जिनको कंबाइन करना होता है होस्ट का और न्यू। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किस टेक्निक ने इसको पॉसिबल बनाया? क्या वो हाइब्रिडाइजेशन है? क्या वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए? तो ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है, एक्सरे भी नहीं, हैवियर आइसोटॉप भी नहीं, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं। जेनेटिकली मॉडिफाइड हम इससे बना सकते हैं, हाँ, डीएनए टेक्नोलॉजी से। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीरियम वाज डन बाय। बेटा किसने किया था? तो हमने शुरू में ही, अगर आपको याद हो, आज का क्वेश्चन भी किया था, बॉयर एंड कोहर ने ऐसे कुछ किया था। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो यही तो है, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इन्होंने बनाया था, क्या लिंक करके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एक नेटिव सैल्मोनेला टाइफीरियम से एक प्लाज्मिड मिलता है, उससे लिंक करके पहला आरडीएनए बनाया था बॉयर एंड कोहन ने। ठीक है, बॉयर एंड कोहन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो सेपरेट होते हैं बेटा एग्रोस जेल में, कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, किसके बाद, हम किससे उसको स्टेन करें एग्रोस जेल देने के बाद? तो बेटा ये है इथाइडियम ब्रोमाइड। जब हम एग्रोस जेल दे देंगे, उसके बाद स्टेन करना है, किसके साथ करनी है, एप्थीडियम ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बाइंड कर लेता है, बाइंड्स बिटवीन द बेसिस ऑफ डीएनए।
ठीक है, और जब उसके बाद उस पे यूवी लाइट पड़ेगी, यूवी यूवी लाइट जब पड़ेगी बेटा, तो ये एक तरह का फ्लोरेसेंस शो करेंगे। फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसिस। ठीक है, जिसके कारण डीएनए जो है वो, डीएनए बैंड्स जो होते हैं ना, वो ऑरेंज रेड कलर के अपीयर होंगे। ऑरेंज रेड कलर के लाइंस के, ऑरेंज रेड कलर की लाइंस के। ठीक है, जब हम उसको एग्रेस को बाद में करेंगे एथिडियम ब्रोमाइड के साथ। उसके बाद आता है एग्रोस को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड से, तो उसका यूज किस में होता है? एग्रोस को बेटा जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड्स से, तो उसका एग्रोस जेल का तो ऑब्वियसली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, किसको नहीं पता है। तो इससे एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती कि एग्रोस एग्रोस कहाँ से मिलता है? सीवीड्स से। किससे मिलता है बेटा? सीवीड्स से। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन आज का। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए काफी क्वेश्चंस इसके ऐड थे। तो हमें पता बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में शेप और साइज पे डिपेंड करता है। द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स। फार्दर तो नहीं कह सकते, नेगेटिव की तरफ वो ज्यादा रहेगा। जितना स्मॉलर होगा उतना ही दूर वो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट होती है ना, ऐसे अभी हमने किया, यहाँ नेगेटिव होता है, नेगेटिव। एक मिनट बेटा, यहाँ नेगेटिव होता है साइन, यहाँ पॉजिटिव होता है। तो लार्जर वाला तो यहीं तक रह जाता है, फिर ये मतलब कम ला आ जाओगे, फिर यहाँ। तो ये यहाँ से ऐसे शुरू होता है, तो ये जितना दूर, तो उतना स्मॉलर वाला फार्दर टुवर्ड्स, फार्दर जाएगा, और किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ, टुवर्ड, टुवर्ड्स पॉजिटिव। मैंने पहले भी किया, तो सेकंड ऑप्शन राइट है। बाकी पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू फार्दर, नहीं, जो पॉजिटिव की तरफ जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे डीएनए। क्यों नहीं मूव करता? करेगा थोड़ा तो, क्यों नहीं करेगा? नेगेटिव तो करेगा। सो दिस वॉज इट, होप सो यू हैव एंजॉयड टूडेज क्लास एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो। सो आज का आप सबको क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे, और हमने पूरी कोशिश की कि आपको जो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा बहुत समझा सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।